Hello friends, I am Dr. Dishant. In my series of lecture, I am continuously talking about human system. So today we will discuss about human digestive system part second. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पार्ट आ रहा है वह है फेरिंग्स, क्योंकि इससे पहले बक्कल कैविटी अपन पढ़ चुके हैं। बक्कल कैविटी आगे कंटिन्यू करती है फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स के बारे में अपन थोड़ा बहुत देखें तो लिखा हुआ है द फेरिंग्स इज द पैसेज way leading from the mouth and nose to the esophagus and larynx. Okay. Next लिखा है there are three main division of the pharynx. तो pharynx क्या होती है जनरल वे में मैं आपको बताऊं तो pharynx एक कॉमन पैसेज होता है अपने एयर ट्रैक के लिए और अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे अपन देखें तो pharynx के थ्री पार्ट हैं। फर्स्ट नेजोफेरिंग, सेकंड ओरोफेरिंग एंड थर्ड लेरिंगोफेरिंग। तो कौन सा पार्ट को क्यों अपन ने नेम दिया ऐसा, देखो ये जो फेरिंग्स है ये पूरा फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये इतना पूरा फेरिंग्स वाला पार्ट है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखोगे ये वाली जो कैविटी है ये नेजल कैविटी है। क्लियर, नेजल कैविटी। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नेजल कैविटी को फेस कर रहा है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, नेजोफेरिंग्स। क्लियर। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ये ओरल कैविटी वाला पार्ट है। ठीक है, ये ओरल कैविटी है इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी को फेस करता है ओरल कैविटी का, ठीक है ना, ओरोफेरिंग्स कहलाता है। देन यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है वो लेरिंग्स वाला पोर्शन है। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो लेरिंग की तरफ होता है यानी वॉइस बॉक्स जिसको अपन बोलते हैं उसकी तरफ होता है, इसलिए इसको अपन ने बोल दिया लेरिंगोफेरिंग्स। और एक्चुअल फेरिंग्स है क्या, एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिखा हुआ है द फेरिंग्स परमिट्स द पैसेज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड इनटू द esophagus और गलेट एंड कंडक्ट्स एयर टू एंड फ्रॉम द ट्रेकिया और विंड पाइप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा भी ढंग से देखो तो यहाँ से एयर नोज के थ्रू अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद में वो फेरिंग्स में जाती है। क्लियर। अब फेरिंग्स के पास में दो ऑप्शन है, देखो पीछे की तरफ आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली ट्यूब, ये वाली, इस ट्यूब को अपन बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस। और आगे की तरफ ये वाली ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेकिया है, इसको आप विंड पाइप बोलते हो। ट्रेकिया मीन्स विंड पाइप और ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। ठीक है। यदि अपन कुछ खाते हैं, क्लियर, तो उसको कहाँ जाना होता है, उसको जाना होता है फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस के अंदर। क्लियर। और जब अपन कुछ चीज इनहेल, किसी एयर को इनहेल करते हैं तो वो फेरिंग्स से जाती है किसमें, ट्रेकिया के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज है कि एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पाथ है जो कि फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ही फिर क्या होता है ईसोफेगस और ट्रेकिया अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो अपन कोई भी फूड खाते हैं वो ट्रेकिया के अंदर क्यों नहीं जाता, जा सकता है ना। ये इसलिए नहीं जाता क्योंकि ट्रेकिया के ऊपर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया को कवर कर लेता है, या ट्रेकिया की ओपनिंग जिसको अपन ग्लोटिस बोलते हैं उसको कवर कर लेता है। यानी देखो ट्रेकिया की ओपनिंग को अपन बोलते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। एपी मींस होता है अपॉन, यानी ग्लोटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या बोला, एपिग्लोटिस। और उसका फंक्शन क्या होता है, ये जब कुछ भी अपन खाना वगैरह खाते हैं तब ये एपिग्लोटिस इस ट्रेकिया के ग्लोटिस पोर को यानी ओपनिंग को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप यानी ईसोफेगस में जाता है। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस की ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट। ईसोफेगस की ये जो ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है इसको अपन गलेट बोलते हैं। तो जो फूड अपन खाते हैं वो गलेट के पहले फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से फिर
गलेट के थ्रू ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट लिखा है द फेरिंग्स ऑल्सो कनेक्ट्स ऑन आइदर साइड्स with the cavity of the middle ear by way of the eustachian tube and provide for equalization of air pressure on the eardrum membrane। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे ईयर होता है, आप सबको पता है इस साइड में ईयर होता है। तो फेरिंग्स में एक ईयर और फेरिंग्स के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक तरह का कनेक्शन है, ठीक है। तो फेरिंग्स का ईयर के साथ जो कनेक्शन होता है वो एक ट्यूब के द्वारा होता है, और वो ट्यूब जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन। तो इस ट्यूब को मैं नाम दे देता हूँ यूस्टेकियन ट्यूब। अब ये स्टेकियन ट्यूब, ये यूस्टेकियन ट्यूब जो है इसका क्या फंक्शन और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्चुअल में अपने ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो अपना जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर ये यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो ओपन होती है, और इस यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन होता है अपने ईयर और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में प्रेशर मेंटेन करना, यानी अपने मिडल ईयर के अंदर प्रेशर मेंटेन करना। क्लियर? तो ये कैसा होता है? ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो फेरिंग्स के अंदर ओपन रहती है और दूसरी मिडल ईयर में ओपन रहती है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, एयर प्रेशर ईयर के अंदर मेंटेन करता है। एक चीज आपने देखा होगा कि जब भी अपन हाइट पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं या हाइट पे जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, यू प्रेशर कम होता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो पिचक जाती है। जब भी वो यूस्टेकियन ट्यूब कोलैप्स होने स्टार्ट होने लगती है या ब्लॉक होने स्टार्ट होने लगती है, तो अपने ईयर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे ईयर प्रेशर, ईयर का अंदर वाला प्रेशर बढ़ता है तो ईयर ड्रम पे भी प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से अपना ईयर एक यानी कान में दर्द होने लग जाता है। तो ये भी यूस्टेकियन ट्यूब की वजह से होता है। इसीलिए यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो ईयर के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे? वो ओरल कैविटी में खुलता है ना फेरिंग्स के अंदर, तो फेरिंग्स से जो एयर आती है उसके हिसाब से वो ईयर के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो एयर प्रेशर मेंटेन करती है मिडल ईयर के अंदर, ताकि प्रेशर मेंटेन रहने से ईयर की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रहे। और यदि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है तो ईयर में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ईयर में पेन होने लग जाता है, ईयर एक को होने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं, फेरिंग्स आगे कंटिन्यू करती है ईसोफेगस के अंदर। तो लिखा हुआ है द ईसोफेगस इज द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक। यस, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अपनी क्या थी, फेरिंग्स थी, ठीक है, और फेरिंग्स के आगे क्या था, ओरल कैविटी थी। क्लियर? अब यहाँ पे ओरल कैविटी यानी फेरिंग्स मान लो, ईसोफेगस फेरिंग्स से निकलती है और स्टमक में बंद होती है, मतलब बंद नहीं हो सकता, मतलब स्टमक के साइड में जाकर के खत्म होती है। तो इसका जो मतलब इनिशिएशन है वो कहाँ से होता है, फेरिंग से, और ये खत्म कहाँ पे होती है, स्टमक में, यानी स्टमक के साथ जाकर के जुड़ जाती है आगे चल करके। ठीक है, इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स एंड द स्टमक, और इसकी लेंथ दे रखी है लगभग 25 सेंटीमीटर, मीन्स 9.8 इंच। इंच में 9.8 एंड सेंटीमीटर में देखें तो 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट लिखा है इट पासेस थ्रू द थोरेसिक कैविटी, पियर्सेस द डायफ्राम एंड लीड्स टू द स्टमक। तो आप देखोगे कि अपना जो बॉडी रहता है उसके अंदर ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी रहती है और नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी रहती है। तो जो ईसोफेगस है वो थोरेसिक कैविटी से आकर के और देन उसके बाद में यह स्टमक में तरीके से ओपन रहती है, इस तरीके से ओपन होती है यहाँ पे। क्लियर? तो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं डायाफ्राम। तो ये जो ईसोफेगस है वो डायाफ्राम को पास कर करके एब्डोमेन कैविटी में आकर के स्टमक से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग होती है वो बहुत एयर टाइट होती है, यहाँ पे ऐसे फोल्ड देखने को मिलते हैं और जिनको अपन हाइटस बोलते हैं। हाइटस
वो स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू कोई भी थोरेसिक कैविटी से निकलने वाली पाइप जैसे स्ट्रक्चर एब्डोमेनल कैविटी में एंटर कर सकती है। यहाँ पे ईसोफेगस जो है वो डायफ्राम को पास करके एब्डोमिनल कैविटी में आ रहा है, तो यहाँ पे जो हाइटस बन रहा है ना, उस हाइटस को अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल हाइटस, ठीक है ना, जो कि इसको एकदम कवर कर लेता है, एकदम पैक कर देता है ताकि थोरेसिक कैविटी एयर टाइट रहे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ये डायाफ्राम हो गया, ये डायाफ्राम को पियर्स करके और नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिखा है द ईसोफेगस इज लाइन विद मसल्स, मसल्स रहती है यहाँ पे। दिस मसल्स पुशेस फूड डाउन इनटू द स्टमक। यस, जो फूड अपन ने ओरल कैविटी से लिया उसको डिग्लूटिनेट किया, मतलब उसको अपन ने निगला है, वो फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में से होकर के स्टमक में जाएगा। तो वो जो ईसोफेगस है वो अपनी मूवमेंट्स के थ्रू, मस्कुलर मूवमेंट्स के थ्रू उस फूड को जो अपन ने पार्शियली अचीव किया है उसको आगे स्टमक की तरफ प्रोपेल करती है। नेक्स्ट लिखा है द ईसोफेगस कैन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड टू अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ फूड। यस, आपने सुना होगा कि जो जीआईटी ट्रैक होता है उसके जो अपने जनरल क्रॉस सेक्शन अपन ने देखा था, अपन ने इसमें डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे मस्कुलरिस लेयर होती है, जो कि जनरली वहाँ पे लॉन्गिट्यूडाइनल एंड सर्कुलर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती थी, जो कि डायमीटर को चेंज करती है और इंटेस्टाइन या जीआईटी की जो लेंथ है उसको वो क्या करती है, चेंज करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टालसिस मोशन शुरू हो जाता है, मीन्स बाउल मोशन, या यूं कह सकते हैं, बाउल तो नहीं कह सकते लेकिन ईसोफेजियल मोशन स्टार्ट हो जाता है। ईसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, जो कि एक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है। तो हालांकि जो बाउल मोशंस होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो मोशन होता है वो भी पेरिस्टालसिस की वजह से होता है, लेकिन पेरिस्टालसिस जो है वो थ्रू आउट पूरे जीआईटी के अंदर होता ही है। तो लिखा हुआ है कि द मस्कुलर मूवमेंट दैट पुशेस द फूड डाउन द इसोफेगस इज कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस एक ओनली इसोफेगस के लिए नहीं है, पेरिस्टालसिस टर्म जो है वो पूरे जीआईटी के लिए है। पूरे जीआईटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है, मेनली एलिमेंट्री कैनाल जिसको अपन बोलते हैं, उस एलिमेंट्री कैनाल में जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, चाहे इसोफेगस है, चाहे स्टमक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, एक तरह की मस्कुलर मूवमेंट होती है, जिसमें मान लो ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की लेंथ चेंज होती रहती है, और इसका यदि अपन डायमीटर की बात करें तो डायमीटर भी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। तो उसको अपन पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, और ये टोटली इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट लिखा है ईसोफेगस जो होता है उसके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। देखो, ईसोफेगस जो है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस के अंदर किसी तरह का एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स नहीं होती, वहां पे ओनली और ओनली म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टमक। लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट डायलेटेड जे शेप, ये इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये जे शेप होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसकी पोजीशन है। क्लियर? यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक हो गया, और स्टमक आगे किसमें कंटिन्यू कर रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो अपन स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है इट लाइज बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड द अपर लेफ्ट साइड। तो इसकी डायरेक्शन देखो, तो देखो आप यहाँ से थोड़ा ढंग से देखोगे तो ये देखो ये डायफ्राम है। क्लियर? ये डायफ्राम हो गया, और डायफ्राम में ये किस साइड है, ये देखो राइट साइड हो गया ह्यूमन बॉडी का, और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ये ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट साइड में अपर मतलब अपर डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो लेफ्ट साइड जस्ट डायफ्राम के जस्ट नीचे अपर साइड में, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, लीवर है, तो ये क्या है, ये लीवर है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टमक को थोड़ा सा डिटेल में, और उसके पार्ट देखते हैं। तो लिखा है द स्टमक हैज फोर मेन एनाटॉमिकल डिवीजन
कौन कौन से हैं? द कार्डिया, द फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो ये 4 पार्ट बताए गए हैं। सबसे पहला आता है कार्डिया वाला पार्ट। तो कार्डिया वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट जो आप देखने को मिल रहा है आपको, तो कार्डिया वाला पार्ट बोलते हैं। तो लिखा है द अपर पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये ईसोफेगस है। तो जैसे ही ईसोफेगस आकर के ओपन होती है, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? उस एरिया को अपन कार्डिया वाला रीजन बोलते हैं। और ईसोफेगस कार्डिया वाले रीजन में जैसे ओपन होती है, उसके लिए एक इंस्फिक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस इंस्पेक्टर को अपन बोलते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। कार्डियक इंस्पेक्टर, क्लियर? तो कार्डियक इंस्पेक्टर जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में कोई भी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल वगैरह आएगा, उसके आने जाने को रेगुलेट करेगा। क्लियर? एक तरह का यूं कह सकते हैं दरवाजा टाइप का स्ट्रक्चर है इंस्पेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद अपन देखते हैं फंडस। फंडस क्या है? फंडस द राउंडेड ऑफन गैस फिल्ड पोर्शन सुपीरियर टू एंड लेफ्ट ऑफ द कार्डिया। तो कार्डिया के लेफ्ट में आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं? फंडस रीजन बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है और फर्मेंटेशन होता है, उसकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वो इस फंडस रीजन में आकर के एक्यूमुलेट हो जाती है। नेक्स्ट दे रखा है बॉडी। तो लिखा हुआ है द लार्ज सेंट्रल पोर्शन इंफीरियर टू द फंडस। फंडस के नीचे जो मेन पोर्शन आपको ये देख पा रहे हो आप, ये जो मेन पोर्शन है, तो स्टमक की बॉडी पोर्शन या कॉर्पस पोर्शन बोला जाता है। यहाँ पे मेनली जो फूड वगैरह है वो स्टोर होता है, देन उसके बाद उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। देन उसके बाद में पाइलोरस। पाइलोरस क्या है? दिस एरिया कनेक्ट्स द स्टमक टू द डियोडेनम। डियोडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, तो ये आप देख पा रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये डियोडेनम है। ये डियोडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाला जो आप पोर्शन देख पा रहे हो, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है? ये पाइलोरस वाला पार्ट है। लिखा इट इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक स्फिक्टर। तो ये जो पोर्शन है पाइलोरस का, वो पाइलोरिक एंट्रम है, ये जो है वो पाइलोरस कैनाल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या? स्फिक्टर। और इस स्फिंक्टर को अपन क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिक्टर। और ये क्या करता है? स्टमक से ड्यूडेनम में कुछ भी आना जाना होता है, उसको रेगुलेट करता है। यानी ये ड्यूडेनम और पाइलोरस के बीच का एक दरवाजा मान लो आप। ठीक है? जैसे कार्डियक स्फिंक्टर था, वैसे क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर? तो ये आपका स्टमक कंप्लीट होता है। देन यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। तो जो स्टमक की इनर साइड होती है, उसमें देखो कर्वेचर कम देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। लेकिन बाहर की तरफ कर्वेचर कितना ज्यादा है ना, बड़ा कर्वेचर है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टमक सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है स्टमक के? लिखा है फर्स्ट दे रखा है एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म स्टोरेज रिजर्वायर। ठीक है ना? स्टमक के अंदर फूड कुछ देर के लिए रिजर्व रह सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सब्सटेंशियल केमिकल एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन इज इनिशिएटेड हियर स्पेशली ऑफ प्रोटीन्स। यस, जब आप देखते हो तो स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। उसमें से जो मेन एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। और पेप्सिन जो होता है वो मेनली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है? तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? स्टमक के अंदर। नेक्स्ट लिखा है गैस्ट्रिक स्मूथ मसल्स मिक्स एंड ग्राइंड द फूड स्टफ बाय विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस विद गैस्ट्रिक सिक्रीशन। यस, स्टमक की अपन बात करें तो स्टमक के अंदर जो लेयर तो है ही है, सेंटर मस्कुलर सर्कुलर मस्कुलर लेयर, देन लॉन्गिट्यूडाइनल मस्कुलर लेयर। इसके अलावा एक थर्ड लेयर और होती है जिसको ऑब्लिक मस्कुलर लेयर बोलते हैं। इस मसल में जो मसल्स फाइबर होते हैं वो ऑब्लिकली अरेंज होते हैं, और ये जो लेयर है वो एक्चुअल में फूड के मिक्सिंग ग्राइंडिंग के लिए विग्रस एक्शन करवाती है। क्लियर? जिसके साथ में जो फूड है वो एंजाइम के साथ में, एसिड के साथ में अच्छे ढंग से मिक्स हो जाता है। क्लियर?
उसको बोलते हैं ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन होते हैं दिया है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट एवरेज 7 मीटर इन लेंथ। तो लगभग जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके सारे पार्ट्स अपन मिला दें तो लगभग 7 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, एवरेज लेंथ है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज लेंथ 7 मीटर के अप्रॉक्स रहती है। नेक्स्ट है इट इज अ वेरी नैरो ट्यूब विद अ लार्ज इंटरनल सरफेस एरिया। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन की क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर प्लीका सर्कुलेरिस और विलर सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी विलाइज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसका इनर सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस बहुत इजीली हो जाती है। क्लियर? क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है एक सरफेस प्रोसेस है। तो आप जैसे मैं आपको यहाँ पे ये इंटेस्टाइन उसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो क्रॉस सेक्शन में जो इनर वॉल होगी वो इस तरीके से फोल्डेड रहेगी और इस फोल्डिंग की वजह से ये इतने से एरिया के अंदर बहुत सारी फोल्डिंग होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट लिखा है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन। तो मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। देखो आगे अपन देखेंगे कि जो डाइजेशन है वो अपने ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। वहां पे स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर स्टमक में डाइजेशन होता है। देन उसके बाद में मेजर डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन आएगी उसके अंदर कुछ खास डाइजेशन नहीं होता, वहां पे थोड़ा बहुत मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो मेनली जो डाइजेशन की साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर? नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट दे रखे हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डियोडेनम, सेकंड है जेजुनम एंड थर्ड है इलियम। तो ये कौन कहाँ कहाँ पे? तो देखो ये जो स्टमक है यहाँ से देखो ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है सी शेप की, स्टमक से जस्ट बाद में, इसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। क्लियर? ड्यूडेनम आगे कंटिन्यू करती है, जैसे वो आगे जाएगी ना तो वहां पे क्या मिलेगा अपने को? जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम पार्ट। और देन उसके बाद में लास्ट में अपने को क्या मिलेगा? इलियम। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट इसके अंदर होते हैं और ये इलियम जो है वो आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे आप पोजिशन देख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं पहला पार्ट ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ रहती है। क्लियर? और इसका शेप कैसा रहता है? शी शेप। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये स्टमक हो गया, ये स्टमक में पाइलोरिक इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद में यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ये क्या है? ड्यूडेनम, और ये शी शेप की है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है इट सराउंडेड द हेड ऑफ द पेंक्रियास। तो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या है? पेंक्रियास है। और पेंक्रियास का ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पेंक्रियास का हेड पोर्शन है। तो हेड पोर्शन इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो जो ड्यूडेनम है उसके पास में पेंक्रियास का हेड पोर्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये स्टमक यहाँ से कंटिन्यू करता है, फिर उसके बाद में आता है डियोडेनम। अब डियोडेनम के अंदर क्या रहता है? 2 तरह की ओपनिंग खुलती है। कैसे? देखो यहाँ पे पेंक्रियास है तो पेंक्रियास की खुद की जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो यहाँ से आकर के डियोडेनम में ओपन होगी। क्लियर? तो ये आप पेंक्रियाटिक डक्ट मान लो, ये पेंक्रियाटिक डक्ट हो गई। यहाँ पे दे भी रखा है, ये देखो पेंक्रियाटिक पेंक्रियास की डक्ट हो गई। क्लियर? और यहाँ पे आपको पता होगा कि इस तरफ क्या होता है? लीवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये लीवर हो गया। तो लीवर के अंदर क्या रहता है? गॉल ब्लैडर रहता है। तो गॉल ब्लैडर की भी ओपनिंग जो है, मतलब उसकी जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट उसको बोलते हैं। फिर वो आगे कंटिन्यू कर लेती है लीवर की जो डक्ट्स हैं उनके साथ में, हिपेटिक डक्ट्स के साथ में, और कॉमन बाइल डक्ट में ओपन हो जाता है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लीवर और गॉल ब्लैडर की डक्ट आपस में मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ में ओपन होकर के कॉमनली कहाँ पे खुलती है? ये खुलती है अपने ड्यूडेनम के अंदर। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये ड्यूडेनम है। क्लियर? ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से तो आएगा कॉमन बाइल डक्ट,
और यहाँ से आ जाएगा अपनी पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट होगी जहाँ से पैंक्रियाज के एंजाइम्स वगैरह आएंगे, और ये कॉमन बाइल डक्ट होगी जहाँ से बाइल वगैरह आएंगे। तो बाइल भी होकर के सीधा डिओडेनम में आ सकता है, और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो भी डिओडेनम के अंदर एंट्री कर सकता है, और ये जब आते हैं तो फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो इनको डिटेल में अपन आगे देखेंगे जब डाइजेशन वाली प्रोसेस आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है जेजुनम। लिखा है द जेजुनम इज द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टिंग द ड्यूडेनम टू द इलियम। यस, ये एक मिड पोर्शन है जो ड्यूडेनम को इलियम के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप जेजुनम को देख सकते हो। नेक्स्ट लिखा है इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड कंटेन्स द प्लीका सर्कुलेरिस एंड विलाई दैट इंक्रीज इट सरफेस एरिया। जब आप इसको कट करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन आप कट करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ फोल्डिंग देखने को मिलेगी, इनर फोल्डिंग, इस तरीके से इनर फोल्डिंग। क्लियर? और इस इनर फोल्डिंग को यदि अपन लार्ज करके देखें तो इस इनर फोल्डिंग पे भी अपने को छोटी छोटी फोल्डिंग्स दिखाई देगी। ठीक है? तो इन इनर फोल्डिंग्स को अपन बोलते हैं, इन इनर फोल्डिंग्स को तो अपन बोलेंगे क्या, प्लीका सर्कुलेरिस। प्लीका सर्कुलेरिस। और इस प्लीका सर्कुलेरिस पे भी जो विलस सेल्स प्रेजेंट होगी, जो विलाई बनेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, ये ऊपर जो एब्जॉर्प्शन बनाने के लिए जो प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगी, विलाई। और विलाई क्या करती है, विलाई एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की। क्लियर? वो एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। तो प्लीका सर्कुलेरिस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड्स होते हैं जिससे विलाई प्रेजेंट रहती है। क्लियर? जो दोनों मिलकर के ओवरऑल जो सरफेस एरिया वो बढ़ाते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, प्लीका सर्कुलेरिस एंड विलाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं इलियम। तो इलियम क्या है, मैंने बताया था इलियम में जो इंटेस्टाइन वाला इलियम होगा उसमें ई आएगा, और बोन एक होती है इलियम बोन। ठीक है? जो अपने हिप पोर्शन में प्रेजेंट होती है, हिप बोन के अंदर होती है, उसमें आई आता है। क्लियर? तो यहाँ पे अपने इंटेस्टाइन वाला ई देखेंगे। ठीक है? लिखा हुआ है द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये। ठीक है? इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग, ये 3 मीटर लॉन्ग है। कंटेन विलाई सिमिलर टू द जेजुनम। तो इसके अंदर क्या मिलती है, वैसे ही सेम टू सेम जैसे जेजुनम के अंदर अरेंजमेंट था, लिका सर्कुलेरिस और विलाई मिल रही थी, वैसे की वैसे यहाँ पे भी विलाई मिलेगी, और विलाई एब्जॉर्प्शन का काम करती है। नेक्स्ट लिखा था इलियम जॉइंस टू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल जंक्शन। तो आप यहाँ पे देखो, ये इलियम है और ये क्या है, सीकम है, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ग्रीन कलर का बैंड दिखाई दे रहा है जो कि इलियम को इस सीकम के साथ में कनेक्ट कर रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, तो अपन बोल रहे हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो ये क्या है, इलियोसिकल जंक्शन बोलो या इलियोसिकल वॉल बोलो। ठीक है? जो कि इन दोनों के अंदर मूवमेंट को रेगुलेट करता है। क्लियर? जो फूड आएगा डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होकर के वो आगे इलियम से सिकम में जब जाएगा तो वो रेगुलेट होगा किसके थ्रू, इलियोसिकल वॉल के थ्रू। क्लियर? तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज कंटिन्यू विद इलियम। इलियम आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग ये रहता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, हालांकि लेंथ के अंदर अपन देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ से बहुत कम होती है। क्लियर? यहाँ पे 1.5 मीटर है, जबकि अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ जो थी वो 7 मीटर के अप्रोक्स पड़ी थी। फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, ठीक है ना, इसका जो डायामीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है। क्लियर? इसलिए अपन के ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो इन दोनों के डायमीटर में फर्क होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको अपन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज इट्स डायमीटर इज 3 इंचेस विच इज मोर देन डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, so it is known as large intestine. क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दे रखा है इट हैज फॉलोइंग पार्ट, फर्स्ट वन इज सीकम, सेकंड कॉलन एंड थर्ड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये इलियम है
वो आगे इलियोसिकल वॉल से कंटिन्यू करती है किसके अंदर, सीकम के अंदर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, उसको अपन सीकम बोलते हैं। सीकम की खास बात क्या होती है कि एक ऐसा पाउच होता है जिसका जैसे लगभग ये इस तरीके का पाउच होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, जबकि इसकी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। ह्यूमन बींग के अंदर ये एक जस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे कोई हर्बीवोरस एनिमल है जैसे हॉर्स वगैरह होता है, उसके सीकम के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसलिए उनको सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। तो वो सीकम के अंदर रहते हैं और जो भी वो पास्चर वगैरह खाते हैं, हॉर्स वगैरह, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो सीकम है उसके उससे एक रेजिडुअल स्ट्रक्चर निकलती है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर। लगभग आप देखोगे तो इसकी शेप ऐसी है जैसे कि एक वर्म की होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जनरली क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, लेकिन वैसे इसका कोई खास वर्क है नहीं। तो ह्यूमन बीइंग में इसको अब रेजिड्यूल ऑर्गन की तरह या रेजिड्यूल स्ट्रक्चर की तरह माना जाता है। क्लियर। लेकिन फिर भी यदि अपन देखें तो ये क्या है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। ये जो सीकम है वो आगे कॉलोन में कंटिन्यू करता है। कॉलोन का जो ऊपर वाला चढ़ता हुआ पार्ट है उसको अपन असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं। जो ट्रांसवर्सली मूव करता है उसको अपन ट्रांसवर्स कॉलोन बोलते हैं। जो वापस नीचे की तरफ उतरता है उसको अपन डिसेंडिंग कॉलोन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिग्मोइड शेप कॉलोन देखने को मिल रहा है, यानी एस शेप कॉलोन देखने को मिल रहा है, इसको अपन सिग्मोइड कॉलोन बोलते हैं। ये कॉलोन आगे कंटिन्यू करता है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम की लास्ट ओपनिंग जो होती है उसको अपन बोलते हैं एनस। तो वन बाय वन इन सबको अपन देखते हैं क्या है। लिखा है सबसे पहले सीकम, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पार्ट इज एसोसिएटेड विद द इलियम। Here digested food comes from ileum and further absorptions take place. Remaining waste is passed to the colon. तो जितना एब्जॉर्प्शन होना होना होता है वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जेजुनम इलियम वगैरह में। लेकिन रिमेनिंग थोड़ा बहुत जैसे वाटर है, कोई मिनरल है, तो उसका एब्जॉर्प्शन सीकम या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। क्लियर। तो यहाँ दे रखा है ये सीकम पोर्शन हो गया या अपेंडिक्स हो गया, यहाँ पे ये इलियम हो गई और इसके साथ में ये इलियोसिकल वॉल के थ्रू ये इसमें ओपन हो रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वर्म लाइक अपेंडेजेस है। लिखा है द अपेंडिक्स इज अ स्मॉल पाउच लाइक सैक ऑफ टिश्यू। इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जंक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इस जंक्शन पे क्या देखने को मिल रहा है, अपेंडिक्स देखने को मिल रहा है। और लोकेटेड इन द सीकम, तो सीकम के अंदर प्रेजेंट होती है। जनरली ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू था। वैसे तो रेजिड्यूल स्ट्रक्चर है, लेकिन वैसे अपन देखें तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है। जैसे अपनी लिम्फ नोड होती है वैसे ही ये क्या होता है, यहाँ पे इसको सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू की तरह मान सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें कॉलॉन। तो कॉलॉन पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अहेड ऑफ द सीकम। लिखा है सीकम के आगे का पोर्शन जो भी है वो सारा कॉलम है। इट इज अबाउट 1.3 मीटर लॉन्ग, 1.3 मीटर लॉन्ग होता है। फोर पार्ट होते हैं। पहला असेंडिंग वाला जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। ट्रांसफर जो है लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फिर डिसेंडिंग कॉलम जो नीचे उतरता हुआ पार्ट होता है लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और सिग्मोइड जो होता है लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट लिखा है इट्स फंक्शन इज, मतलब ये फंक्शन किसकी बात कर रहा है, कॉलम की बात कर रहा है। Colon's function is to reabsorb fluid and process waste products from the body and prepare for its elimination. तो जो भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और देन यहाँ पे वहाँ ये जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है। और जो भी जितना वाटर यूज करना है, मतलब एब्जॉर्ब करना है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उससे जितना मिनरल एब्जॉर्ब करना होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसेस इधर होता है। नेक्स्ट लिखा है तो आप देख सकते हो यही सारा है कि रीअब्जॉर्ब फूड एंड एलिमिनेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेशन के लिए यानी डीफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना। क्लियर। नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम क्या है,
लिखा हुआ है रेक्टम इज द टर्मिनल एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट रेक्टम होता है। इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द टर्मिनल 3 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द रेक्टम इज कॉल्ड द एनल कैनाल। जब अपन देखेंगे एनल कैनाल और रेक्टम के स्ट्रक्चर, तो आपको वहाँ पे मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट क्या क्या है। नेक्स्ट लिखा है एनल कैनाल ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस। द एलिमेंट्री कैनाल एंड्स एट द एनस। तो एनस जो है वो एकदम लास्ट ओपनिंग होता है, जिससे डिफिकेशन किया जाता है या फिकल मटेरियल को एलिमिनेट किया जाता है यहाँ से। ठीक है, टू स्फिक्टर यानी एक्सटर्नल स्फिक्टर एंड इंटरनल स्फिक्टर आर फाउंड इन द एनल कैनाल। तो वहाँ पे दो तरह के स्फिक्टर देखने को मिलते हैं और दीज स्फिक्टर मसल्स कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। तो इन स्फिक्टर के थ्रू जो है वो अपन कंट्रोल करते हैं डिफिकेशन की प्रोसेस को। क्लियर? तो कैसे कि उसको बाहर एलिमिनेट करना है कि नहीं करना, तो कैसे होता है अभी देखते हैं थोड़ा सा। ये रेक्टम का डायग्राम है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, सिग्मोइड जो है कॉलम है, सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम। यहाँ पे आपको लगभग ये 20 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर का एक चैम्बर मिलेगा। ठीक है, जो कि टेम्परेरी जो फीकल मटेरियल है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रेक्टम का चैम्बर है और इसके नीचे ये जो है ये रेक्टल कैनाल है। क्लियर? ये रेक्टल कैनाल है। अब इस रेक्टल कैनाल के अंदर दो तरह के स्फिक्टर लगे हुए हैं। एक तो अंदर की साइड में लगा हुआ है, ये देखो, और एक बाहर की साइड में होता है। इन दोनों को अपन बोलते हैं इंस्फिक्टर, एनल इंस्फिक्टर। अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनल इंस्फिक्टर, और बाहर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनल इंस्फिक्टर। और ये इंस्फिक्टर कुछ भी नहीं होती, ये रेडियल मसल से या सर्कुलर मसल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये अंदर की तरफ ये जो पोर होता है उसको क्लोज कर देता है। लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है यहाँ पे, जब ये रिलैक्स रहती है तो पोर बंद रहता है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ये मसल इस तरीके से, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है पोर, ये पोर ओपन हो जाता है। क्लियर? ये पोर ओपन हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि एनल में जो इंस्पेक्टर मसल्स होती है, एनल इंस्पेक्टर मसल, उसका भी यही है कि यहाँ पे रेडियल और सर्कुलर मसल्स होती है जो कि एनल स्फिक्टर के क्लोज होने और ओपन होने को रेगुलेट करती है। कुछ हद तक इन एनल स्फिक्टर जो होते हैं कुछ हद तक वॉल्यूंटरी हो सकते हैं और कुछ हद तक ये इनवॉल्यूंटरी होता है। इंटरनल जो है वो इनवॉल्यूंटरी होता है, एक्सटर्नल थोड़ा बहुत वॉल्यूंटरी होता है। तो कुछ समय के लिए अपन फिकल मटेरियल को रोक सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जब रेक्टम चैम्बर भर जाता है तो फिर ऐसे रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं जो कि डीफिकेशन को प्रमोट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। और अपन ने फेरिंग से लेकर के रेक्टम तक या एनस तक सारी जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर है वो अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।